हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट नंबर 1 चल रही है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने काफ़ी देख लिया था रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी, ये सब देखा। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते जाओगे आप, ऐसे तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब ये तो कहीं तक भी चलता रहेगा रिएक्शन की ऑर्डर के बेस पर। तो अब हम सबका ना करके एक फाइनल nth ऑर्डर के लिए अपना रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेते हैं और अपना टी हाफ निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। और फिर जब nth ऑर्डर आ जाएगा तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले में क्या करोगे, अपनी ऑर्डर की वैल्यू रखोगे और अपना किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल लीजिए। मतलब आप ये समझिए, आप ऐसे थर्ड ऑर्डर तक आपने निकाला, बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा था। ऐसे आपको एग्जाम में बैठ के आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑर्डर के लिए नहीं निकाल सकते ना। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम डायरेक्ट अपने ऑर्डर की वैल्यू रखें और हमें उस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए और उसकी यूनिट की भी और उसकी टी हाफ की भी वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हम यही काम करने जा रहे हैं कि अब हम सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट की यूनिट ना निकाल के हम nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं और वहाँ पे n की जगह पे अपनी वैल्यू पुट करिए और किसी भी ऑर्डर के लिए आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन, अब इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें तो इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यानी कि अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए कि इसमें क्या होगा, रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पावर ऑफ n पर, ठीक है। रिएक्टेंट की पावर n पर डिपेंड करेगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको अगर लिखनी है तो आप उन्हीं से रिलेट करके लिख लीजिए, बाकी इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ये आपका आता है। सिर्फ हम इसका फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में ही रख के सभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं सीधा एक रिएक्शन लेते हैं, लेट कोई भी रिएक्शन आप मान लीजिए एनी मतलब एनी नंबर ऑफ मोल ले लीजिए n और उसका ले लीजिए आप, मान लीजिए n नंबर ऑफ मोल a है रिएक्टेंट के, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। रेट कांस्टेंट आप मानोगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू nth ऑर्डर रिएक्शन, या भी रहने दो, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट बराबर क्या होता है आपका dx ओवर dt होता है, और ये किसके बराबर होता है, माइनस da ओवर dt के बराबर, ठीक है, ये होता है। और इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो, इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे तो dp ओवर dt होगा, ठीक है, ये होगा आपका रेट। लेकिन nth ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो रेट है, यानी कि किसी की भी रिस्पेक्ट में ले लीजिए, माइनस da ओवर dt ले लीजिए, ये किस पे डिपेंड करता है, k की पावर, सॉरी ये डिपेंड करता है आपका a की पावर n पर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, a की पावर n पर डिपेंड करता है। जब यहाँ से आप क्या करोगे, तो एक ही बात है ना, रेट की तो बात हो रही है, तो रेट ही पूरा ही है, तो इसको हटा देते हैं और आप लिख लीजिए खाली माइनस da ओवर dt, माइनस da ओवर dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल मानते हैं वैसे हम kn, ठीक है, an ये हो गया आपका, ठीक है। जहाँ आप लिख सकते हो कि वेयर जो आपका kn है वो क्या है, आपका kn है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो रेट कांस्टेंट है किसके लिए, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए डी की, अरे हमने डायरेक्ट ही रेट निकाल दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो लिखी नहीं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको पता है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए nth ऑर्डर रिएक्शन, और अब अपनी रिएक्शन मान लीजिए लेट कोई भी रिएक्शन है Na से T बना रही है आपका, ठीक है। तो लेट आप मान लीजिए कि T बराबर 0 पर क्या इतनी कंसंट्रेशन है इसकी A, और इसकी कितनी है 0, और T बराबर T पर कितनी हो जाती है इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स और इसकी x, ये पता है आपको इतना।
तो अब रेट कितना होगा, सो रेट कितना है आपका, ये रेट इतना हो गया, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यूज पुट करिए, ए की होगी क्या, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के एन ए माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो माइनस डी ए ओवर डी टी है वो ज़ीरो होता है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, डी एक्स ओवर डी टी होता है, और बराबर होगा आपका के एन ए माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब आपको बताइए तो जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि ए की कंसर्नेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर हो जाएगा के एन ए माइनस एक्स की पावर एन के। अब क्या करोगे, एक साइड ले लो, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू के एन इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हम करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन। इधर कर देती हूँ मैं इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। अब इसका देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा आपका, जो इंटीग्रेशन है डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स की पावर एन, किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, 0 टू x। ठीक है, कंसंट्रेशन का इसके रिस्पेक्ट में होगा, और टाइम का होगा 0 टू t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका के एन इंटू डी टी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के एन तो आपका रेट कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर भी ला सकते हो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो के एन बाहर आ गया, ये हो गया के एन। यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स की पावर एन का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। और अभी लिमिट बाकी है इसकी 0 टू एक्स, ये बराबर हो गया आपका 0 टू एक्स है, ये बराबर हो गया आपका के एन इंटू टी के, और अभी इसकी भी बाकी है लिमिट 0 टू टी। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका टी भी तो है ना साथ में, डी टी। हाँ, डी टी का हो जाएगा ये 1 इंटू डी टी हो गया ना, डी टी का हो गया टी। ठीक है, यहाँ से करिए, यहाँ से जब आप लिमिट रखोगे तो पहला तो x की प्लेस पे x रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहला तो x ही रहेगा, तो n माइनस 1 ये ऐसे ही, और a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 भी ऐसे ही। माइनस करोगे लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पे 0 रखोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 ऐसे ही a माइनस 0 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इज इक्वल्स टू किसके है, के एन इंटू टी के। टी माइनस 0 होगा तो टी ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1, सॉरी माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, एक्स तो 0 है, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू के एन इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ से 1 अपॉन n माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, ये आपका बचा। ठीक है, बराबर हो गया के एन इंटू टी। अब आपको तो रेट कांस्टेंट चाहिए, यानी कि के एन चाहिए, तो के एन बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी भी इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी इंटू एन माइनस 1 क्या हो गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, और ये चाहे ऊपर लिख लो कैसे भी लिख लो, यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन हो जाएगा ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपका ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो दिस इज द rate constant, so this is the rate constant for nth order reaction, यानी कि nth order reaction के लिए rate constant की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 1 अपॉन डी एन माइनस 1, 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस ए 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है ज़रूर। ठीक है, ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए ज़रूर। अगर आप बाई चांस 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भूल गए हैं
लेकिन आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो के की जगह पे क्या, एन की जगह पे जीरो रख दीजिए। यहाँ पे एन क्या है आपका, लिख सकते हो वेयर एन क्या है आपका, वेयर एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो रखिए। तो देखो रेट कांस्टेंट मैं आप करके बताऊंगी, पहले एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। एक बार नोट डाउन करिए फटाफट से इसको। चलो देखो एक बार, आप एक चीज़ देखो, जब हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था, आपको रेट कांस्टेंट याद होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकाला था हमने, एक्स अपॉन टी, ये आया था हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो अगर मान लीजिए अभी आपको ये याद नहीं है, ठीक है, मैंने छोटा ही लिया है, आप इसको और भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, ये काम करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं अभी आपको नोट करा दूंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे काम नहीं करता है, बाकी उसको सबको उसको छोड़ के सब पे काम करेगा। तो आपको दिक्कत ही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का याद कर लीजिए, बाकी जीरो सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी आपको पूछा जाए, तो यहाँ से देखो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आप भूल गए हो, ये मान लो कुछ देर के लिए कि आप भूल गए हो, ठीक है, मैं रफी कर देती हूँ कि आप भूल गए हो, ठीक है। चलो तो आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आपको याद है, तो आप क्या करो, एन की जगह पे जीरो पुट कर दो, क्योंकि एन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और एन हम निकाल रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो एन क्या हो गया वहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, के एन की जगह जीरो, के जीरो बराबर हो गया वन अपॉन टी, एन की जगह पे क्या रखोगे, जीरो माइनस वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन, यहाँ पे रखो ए माइनस सॉरी ए माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो माइनस वन, और ये क्या हो गया आपका माइनस वन अपॉन ए की पावर ज़ीरो माइनस वन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये तो के ज़ीरो ही रहा, ये तो क्या रहा आपका के ज़ीरो, ये क्या हो गया आपका ज़ीरो माइनस वन यानी कि वन माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप करोगे ज़ीरो माइनस वन यानी कि क्या हो गया माइनस वन, तो जब इसकी माइनस वन है क्या है इसका, वन अपॉन ए माइनस एक्स की पावर माइनस वन, माइनस ये क्या हो गया आपका वन अपॉन ए की पावर ज़ीरो माइनस वन क्या हो गया माइनस वन, तो ए की पावर माइनस वन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो आप, ये हो गया वन माइनस टी, और इसको क्या करो ऊपर ले जाओ ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स ऊपर चला गया तो पॉजिटिव आ गया माइनस, ये क्या हो गया ए हो गया। तो ज़रा देखो यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि के नोट क्या आ गया, प्लस का ए माइनस का ए, माइनस एक्स ऊपर रह गया अपॉन माइनस टी रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल, के नोट बराबर क्या आ गया एक्स अपॉन टी। और आपको याद होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़रूरी था, nth ऑर्डर बेकार में नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, कॉलिजन थ्योरी आर्हीनियस इक्वेशन स्टार्ट करानी थी आज मुझे, लेकिन ये आपका करना बहुत ज़रूरी था। बाई चांस आप भूल जाओ किसी भी ऑर्डर का के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू या उसकी यूनिट या फिर हाफ लाइफ टाइम, तो आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसलिए ठीक है। ये लेक्चर के बाद हम आर्हीनियस इक्वेशन ही करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ के बाद देखो हमने इसको कर लिया है, ठीक है, यही आ रहा है और यही आएगा भी, ये बिल्कुल फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इस फॉर्मूले से ही हम सभी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, और सिर्फ एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम nth ऑर्डर के लिए ही अपनी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। अब सबकी रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट याद कर लेंगे और वहीं पे अपना वैल्यू पुट करते रहेंगे, देखते हैं कैसे। चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले एक बार। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर नीचे डाल के एग्जाम्पल लिखना चाहते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू जीरो। सो आप यहाँ पे पुट करके ये नोट डाउन कर सकते हो, तो हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब रफ करके हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए तो पहले रेट कांस्टेंट की यूनिट से पहले आप नोट करके, यहाँ पे तो आएगा नहीं, इस वाले रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके। क्या लिखेंगे आप, नोट करके डाल दीजिए कि दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपका
ये सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे काम करेगा। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप चाहें तो लगा के भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की के लिए n बराबर 1 रख लीजिए। n की जगह 1 रखोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करना है कि फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इसके नीचे यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब उसकी यूनिट देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो के एन की यूनिट के लिए तो 1 टाइम आएगा नीचे, टी के लिए टाइम, इनटू में आपका 1 में आएगी। 1 में दी हुई है ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की पावर n-1 दी है। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों को ऊपर ले जाओ। जब ये ऊपर गया तो टाइम तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाती है ना ऊपर जाके, तो माइनस हो जाएगी n-1। अब क्या होगा, जो आपकी कंसंट्रेशन की पावर -n है, ये क्या हो जाएगा -n, और माइनस माइनस अंदर गया तो +1। ठीक है, और इनटू में आ जाएगा आपका टाइम इनवर्स। ये हो गया, तो बराबर क्या हो गया, यहाँ देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। तो ये आपकी आई है रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, रुको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको बॉक्स बनाने में आसानी हो। कंसंट्रेशन की पावर आई है आपकी 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये आई है आपकी, और ये किसके लिए आई है, के एन यानी कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, nth के लिए ये वैल्यू आई है। सो आप लिख सकते हो सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपकी यूनिट आ गई है। ठीक है, ये माइनस है, इनवर्स में आ जाएगा टाइम। ठीक है, -1। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, और एक इससे आप सभी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। बस n की जगह पे वो ऑर्डर की वैल्यू रखिए जो आपको गिवन है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के। यहाँ पे क्या है आपका कि यूनिट भी, आप अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए किसी भी ऑर्डर के लिए तो आप क्या करोगे, n की जगह पे वो ऑर्डर रखिए और आप के की यूनिट निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। ये भी क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एक यहाँ पे देखो निकाल के देखें तो यहाँ पर देखो, इसका एग्जाम्पल इधर करा देती हूँ ऊपर। यहाँ पे देखो, अगर एक एग्जाम्पल देखें हम तो हम देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो के लिए n बराबर 0 है, तो के एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेशन 1 - 0, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 - 0 इंटू टाइम क्या है आपका इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन में से गया है तो कंसंट्रेशन सिर्फ 1 बची इंटू टाइम इनवर्स, ये बचा। अब कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल पर लीटर, आपको पता है मोल पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल तो ऊपर है ही, मोल इंटू लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट से इधर करना। ठीक है, ये आया आपका K0 के लिए, सॉरी एन लिखा हुआ है K0 के लिए, ये आइए K0 के लिए। और जरा आप अपने नोट्स के पेजेस टर्न करिए तो आपका पता होगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स ही आई थी जीरो डायरेक्शन के लिए। तो ये भी इसका एग्जांपल है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आप देख लो खुद ही, जब आप इसकी 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, यानी कि कंसंट्रेशन की टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, किसकी पावर 0 1 होती है। ठीक है, और टाइम इनवर्स तो ये बचेगी टाइम इनवर्स, लेकिन ये 0 है तो इसके साथ में ये भी पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, हाँ टाइम इनवर्स हो गया। ठीक है, तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, n की जगह पे वैल्यू पुट करिएगा। n की जगह पे जब क्या रखोगे, आप 1 रखोगे तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये थी आपकी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, और ये थी आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना हाफ लाइफ पीरियड की तरफ या हाफ लाइफ टाइम की तरफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अब nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं।
ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिस पे क्या होता है, कोई भी क्या होती है आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल अमाउंट की जस्ट हाफ रह जाती है। अब आपको पता ही होगा, यानी कि फॉर हाफ लाइफ आपको पता है फॉर दिस करके लिख लो। इसके लिए क्या होगा, टी की जगह पे तो रख दो टी हाफ एंड एक्स की जगह पे रख दीजिए a/2। सो अब अपना फॉर्मूला लिखिए, के एन वाला क्या है आपका, के एन इज इक्वल्स टू 1/T(n-1) क्या है आपका 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a⁴n-1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट करिए। टी आपको चाहिए तो आप टी हाफ को इधर लिख लीजिए और के को इधर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर बाद में अगले स्टेप में कर लेना। के एन बराबर हो जाएगा, टी की जगह रखिए 1/T½ इंटू n-1। यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, 1/a की जगह तो a रहेगा सिर्फ, x की जगह पे a/2 हो गया, ठीक है, n-1 माइनस 1/a की जगह तो कुछ नहीं रखना है तो ये -1 ही रहा। अब आपको चाहिए टी हाफ तो के एन को इधर ले आओ, ठीक है, जो वैल्यू पूछी जाए आपको वही इधर रखनी है लेफ्ट साइड, तो 1/kn इंटू n-1, ये ऐसे ही। आप जब इसे खोलोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसे सॉल्व करोगे, यहाँ ऊपर तो क्या है आपका 1 ही है, नीचे जब इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम होगा 2a माइनस a/2 का होल पावर n-1 1/a की पावर n-1। नीचे अब इसको सॉल्व करिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/kn इंटू n-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ज़रा देखो तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2a माइनस a यानी कि a/2 की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1, ठीक है। अब ज़रा देखो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा 1/kn इंटू n-1, और यहाँ पे देखो ये होगा आपका a की पावर n/2 और 2 की पावर n-1, a की पावर n-1 और 2 की पावर n-1 अलग अलग कर लें हम इसको, तो 2 का ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर n-1 ऊपर चली गई, ये हो गई a की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। नीचे क्या हो गया, बेस सेम है, ठीक है, तो क्या कर दोगे आप, एलशियम ले लोगे, ठीक है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/kn इंटू n-1, और नीचे ये क्या हो जाएगा, जब आप एलशियम ले लोगे तो a की पावर n-1 टू n-1 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 2 की पावर n-1, ठीक है, तो ये है आपका टी हाफ की वैल्यू, ये है आपकी टी हाफ की वैल्यू फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। और सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हो आप, कि इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, इनके साथ में दिख जाएगा, आई थिंक दिखेगा, थोड़ा सा दिख जाएगा, छोटा ब्रैकेट में लगा लें, यहाँ देखो और करके, वैसे तो इतना ही, इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखे तब मैं बता रही हूँ कि सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर n-1 सिंपल फॉर्म में को बना के लिख लीजिए, kn इंटू n-1 इंटू आ जाएगा आपका a की पावर n-1, ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा, एक मिनट अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड ये आ गया है, ठीक है। तो अब आपने इस सेक्शन में क्या देखा है, इस सेक्शन में आपने आज देखा है nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालना, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड निकालना, ठीक है। तो ये जो आपके 3 फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट या टी आप भूल जाते हो तो इनमें वैल्यूज पुट करके आप अपना फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है वो किस पर, जो आपकी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है, ये नहीं करता है, तो डिपेंड करता है, और वो भी
इन्वर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार करा के बताऊंगी, ये वाला एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं एक बार। चलिए पहले एक बार समरी देख लेते हैं, जो आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, तो समरी में देखेंगे रेट कांस्टेंट यानी कि एन के एन की वैल्यू किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये आएगा 1/t n-1, और ब्रैकेट में क्या था आपका 1/a माइनस एक्स की पावर n-1 माइनस हो जाएगा आपका a की पावर n-1। यहाँ पर आप देखो t क्या है आपका, टाइम है, n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, k आपका रेट कांस्टेंट है, a माइनस एक्स आपका है, a माइनस एक्स है कंसंट्रेशन कितने आफ्टर टी टाइम, और ए है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप ये भी अगर आपको याद ना रहे तो आप लिख सकते हो टी टाइम वाली आफ्टर मतलब यानी कि ऐसे लिख सकते हो टी टाइम, एट टी टाइम या कुछ भी टाइम जो आपको दिया हो, टी टाइम पे कंसंट्रेशन ये है और आपकी जो कंसंट्रेशन है इनिशियल वो ये है। ठीक है, और अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट देखें तो यूनिट कितनी थी, यूनिट ऑफ के एन कितनी आई थी, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, ये आपकी यूनिट आई थी। उसके साथ साथ अगर टी हाफ देखें तो टी हाफ आपका आया था 2 की पावर n-1 अपॉन में आया था के एन इंटू n-1, देखिए n-1 इंटू में आएगा आपका, इंटू में आया था आपका a की पावर n-1, हाँ a की पावर n-1। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी रेट कांस्टेंट जो आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और करता है तो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इस पे भी आप क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं एक बार। चलिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता है आपका किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे देखिए ए इनिशियल कंसंट्रेशन तो उस पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन इनवर्सली यानी कि a की पावर n-1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता है a की पावर n-1 पे। ठीक है, अगर आपको इसके लिए रिलेशनशिप निकालना हो, मान लीजिए आपके पास हाफ लाइफ पीरियड है, कोई किसी के लिए हाफ लाइफ पीरियड है, मान लीजिए इसके लिए 1 मान लीजिए एक, और दूसरा हाफ लाइफ पीरियड है 2, इनका रेशो निकालना है, तो वो क्या होगा, इनका रेशो किसके बराबर आ जाएगा, आपका रेशो बराबर आ जाएगा a n-1 अपॉन a n-1, या फिर इस पूरे की n-1 लगा लीजिएगा। लेकिन अब ये 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इतना है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इतना, सेकंड के लिए हाफ लाइफ इतना है। तो पहले इन्वर्सली आना था, यानी कि 1 और इसके नीचे आता 2, तो ऊपर जाएगा 2 और ये आएगा आपका 1 और ये होगा n-1। तो इस तरह इसका रिलेशन होता है। अगर आपके पास 2 हाफ लाइफ पीरियड दी हूँ किसी रिएक्शन के लिए, यानी कि पहले हाफ लाइफ इतना था इस रिएक्शन के लिए, बाद में इतना हो गया, तो उसका कैसे रेशो निकालोगे, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हूँ और आपसे पूछा जाए कि हाफ लाइफ पीरियड का रेशो क्या होगा, तो आप निकाल दोगे। जो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो नीचे और बाद वाली ऊपर, लेकिन हाफ लाइफ ऊपर नीचे ऐसे आएगा, 1 2 2 1 इस तरह होता है, ये अपोजिट, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये रिलेशन होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पर आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है, और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना आरएमएस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।